हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके रडार पे। मैं आर के सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो इस चैनल पे आइए हम लोग देखते हैं। आज मैंने शुरू किया है रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र में जो पहला टॉपिक है वो आपको पदार्थ से संबंधित है। और फर्स्ट टॉपिक में जो पदार्थ है उससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में समझेंगे, और फिर आसानी से इसको याद कर लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो हमसे न छूटे। और ये बेसिकली हमने ये जो टॉपिक जो लिया है वो आर्मी एग्जाम को देखते हुए लिया है, जो कि आने वाला जो आर्मी एग्जाम है, आर्मी के एग्जाम लगभग मैक्सिमम 30 जनवरी को होने वाला है जो संभावित है। लेकिन जब तक यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है और जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाता है कि 30 जनवरी को ही आर्मी का एग्जाम होगा, तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और अपने तैयारी में जुटे रहेंगे। बिना समय गंवाए हुए चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि पदार्थ से किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है, इसमें मुख्यतः हमको पदार्थ, फिर पदार्थ के बाद पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, भौतिक वर्गीकरण और फिर रासायनिक वर्गीकरण। फिर आपको भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस आती है। तो ठोस से, द्रव से, गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। ठीक उसी तरह रासायनिक अवस्था में उसको हम लोग बांटते हैं पदार्थ को, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है। फिर शुद्ध पदार्थ को हम लोग तत्व में बांटते हैं, यौगिक में बांटते हैं। मिश्रण को हम लोग समांग में बांटते हैं और विषमांग मिश्रण में बांटते हैं। और इसी को पूरे टॉपिक में यही सब चीजों को पढ़ना है और समझना है। और फिर इस मिश्रण को अलग करने की जो विधियां हैं वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग अच्छी से समझे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को एक अलग विषय के रूप में एक वैज्ञानिक थे जिसको हम लोग लेबोजियर के नाम से जानते हैं या लेवासिए के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही केमिस्ट्री को एक अलग विषय के रूप में प्रकाशित किया, लिखा। तो इसलिए लेबोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। और इस तरह सभी सब्जेक्टों के कोई ना कोई पिता है। जिस व्यक्ति ने जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान दिया है उस व्यक्ति को उस सब्जेक्ट का पिता कहा जाता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण विषय मैंने लिया है और उनके जानते हैं कि उनके पिता कौन कौन है। तो जैसे रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर है, भौतिकी के पिता न्यूटन है, उसी तरह जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है, सेम उसी तरह इतिहास के पिता हेरोडोटस है। सेम उसी तरह संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर हैं। सेम उसी तरह कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। सेम उसी तरह अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है और भूगोल के पिता हिकेटियस है। तो इस तरह हमारे एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में स्पेशली या अन्य सभी एग्जामों में स्पेशली इस विषय के पिता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर को कहा जाता है, कहीं कहीं लेवासिए भी देता है। भौतिकी के पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भूगोल के पिता
हिकेटियस को कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि ये चीजें आप लोगों को याद हो गई है। आगे देखते हैं हम, ये तो इस सब सब्जेक्टों के पिता थे। आगे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ना है पदार्थ। किसको पढ़ना है? पदार्थ को पढ़ना है। और पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। यानी कि संसार की वो सभी वस्तुएं, संसार की वह सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो एवं उनका आयतन हो और वह कुछ स्थान घेरती हो, और वह कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संसार की वो सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और उसमें उसका कुछ भार हो, द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरती हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं जो हैं वो पदार्थ के अंतर्गत आ जाती है। अब पदार्थ को हम लोग दो तरीकों से बांटते हैं। एक बांटते हैं भौतिक अवस्था और एक बांटते हैं रासायनिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था में पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, जिसको हम लोग ठोस, द्रव और गैस के रूप में जानते हैं। अब ये ठोस से क्वेश्चन आता है कि आखिर ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। जिसका क्या हो? आयतन और आकार निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और फिर ठोस से और भी जो जानकारियां होती है कि ठोस के जो अणु होते हैं, यानी ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल वह बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल जो होता है वो मजबूत होता है। यानी कि इसके अणु जो होते हैं एक दूसरे से बहुत नजदीकी पर बंधे होते हैं। तो इसलिए ठोस को विखंडित करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि द्रव और गैस का होता है। और ठोस में ही आता है कि इसमें अंतराण्विक स्थान जो होता है, यानी कि इनके अणुओं के बीच जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल का मान किस पदार्थ में होता है? तो ये आपको ठोस में होता है। सबसे कम अंतराण्विक स्थान कहाँ होता है? किस में होता है? तो ये आपको ठोस में होता है। और इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। तो ये मुझे आशा है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा है द्रव। द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन तो इसका क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार जो होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और द्रव के अणुओं के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक बल है वो ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। और इनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर पे स्थित होते हैं, इसलिए इसको आसानी से विखंडित किया जा सकता है। आगे है गैस। गैस जो होता है इसमें जो होता है इनके अणु, इसमें जो होता है कि इनका आयतन और आकार, आयतन जो होता है, आयतन प्लस आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। और इनके अंतराण्विक बल के मान, इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल का जो मान होता है वो ठोस और द्रव से काफी कम होता है। और इनके जो अंतराण्विक जो जगह होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, वो ठोस और द्रव से काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह से ठोस, द्रव, गैस
आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा। फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। जैसे ठोस जिसमें आयतन आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो। दूसरा कि इनके अंतराण्विक बल का मान ज्यादा होता है। तीसरा कि इनका जो अंतराण्विक स्थान है यानी कि अणुओं के बीच का जो स्थान है वो क्या होता है, कम होता है। उसी तरह द्रव में देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, तो इसको हम लोग द्रव कहते हैं। ठोस में होता है कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग गैस कहते हैं। तो इस तरह से मुझे आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्थाएं क्या होती है, तो ये प्लाज्मा होती है। अब प्लाज्मा से क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा को प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो आपको प्लास्टिक अवस्था में होता है या मैग्मा अवस्था में होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्र होता है जो आपको मैग्मा या प्लास्टिक अवस्था में होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। पांचवा जो है इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, तो इन्हीं के नाम पर इस कण का नाम रख दिया गया है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि आइंस्टीन और बोस ने इस कण को मिलकर बनाया था, इसलिए ये पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। जैसे कि पांचवी अवस्था पूछेगा तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी पूछता है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट किन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, तो ये बोस जो कि भारत के वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन, ये दोनों आदमियों ने इसको मिलकर बनाया था। चौथी अवस्था पूछेगा तो प्लाज्मा को ही प्लास्टिक अवस्था कहते हैं और पृथ्वी का जो केंद्र होता है वो इसी प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो इतना आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, ये जो है मेरा आगे जो है ये रासायनिक अवस्था में हम लोग इसको पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर हम दो भागों में बांट देते हैं, तत्व और यौगिक। किसे बांटते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आखिर तत्व किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो ये बहुत बार इसका परिभाषा ही आर्मी के एग्जाम में या अन्य एग्जामों में इसका परिभाषा ही पूछ लिया गया है कि तत्व किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट, तो कभी कभी एलिमेंट भी दे दिया जाता है। यानी कि अभी तक हमारे केमिस्ट्री में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कुल तत्वों की संख्या अभी 118 है, कहीं कहीं 119 भी दे रहा है, लेकिन 118 ही सही है। आप लोग इसको 118 ही याद रखिए। तो तत्व आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं पदार्थ उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि सोना को हम लोग Au कहते हैं। जैसे चांदी को Ag कहते हैं। पोटेशियम को K कहते हैं। सोडियम को Na कहते हैं। ये क्या है, ये सब आपको क्या है, तत्व है। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अब देखिए आगे समझते हैं यौगिक को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड। इसका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। किस तरह अनुपात में मिलकर बनेगा, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जब
जब एक निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, संरचना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा ही पूछ लिया जाता है कि यौगिक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल का सूत्र होता है H2O। जल एक क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलेंगे तभी जाकर जल बनेगा। तो इसलिए जल को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जल क्या है, तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है। तो जल एक क्या है, जल एक यौगिक है। जल एक क्या है, जल एक यौगिक है। उसी तरह होता है अमोनिया, NH3। NH3 भी एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना है। यह भी क्या है, यह भी एक यौगिक है। यह भी क्या है, एक यौगिक है। CO2 यह भी एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना है। तो यह भी क्या है, यह भी एक यौगिक है। तो इस तरह जल, अमोनिया, CO2 यह क्या है, यह यौगिक है। तो यौगिक और तत्व में आप लोगों को आसानी से अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए मिश्रण। अब मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण जो होता है जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देंगे, मतलब किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनुपात जो होता है वो किसी भी अनुपात में होना चाहिए, नहीं कि मतलब कि निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे वायु एक क्या है, मिश्रण है। वायु एक क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु में आपको नाइट्रोजन 78% होता है। ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%। फिर आपको ऑक्सीजन, आपको ये 21% होता है। फिर उसके बाद CO2 ये आपको 0.03% होता है। फिर उसके बाद आर्गन 0.93% होता है। और इस तरह यह गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु क्या है, वायु मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21%। CO2 कितना परसेंट होता है, 0.03%। और फिर आर्गन कितना होता है, 0.93% होता है। उसी तरह बारूद भी एक क्या है, मिश्रण है। बारूद क्या है, एक मिश्रण है। तो बारूद और वायु आप लोग याद रखिए, ये क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण आपको दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, मिश्रण आपको दो प्रकार का होता है। मिश्रण आपको दो प्रकार का होता है। ये आपको दो जो प्रकार होता है वो होता है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो आइए दोस्तों समांग मिश्रण को और विषमांग मिश्रण को समझते हैं। इससे किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको भी समझेंगे। समांग मिश्रण और दूसरा जो है वो आपको है विषमांग मिश्रण। तो देखिए समांग मिश्रण जो वैसा मिश्रण जिसका गुण धर्म सभी जगह समान होता है उसको हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और नमक को घोल दीजिएगा तो एक बाल्टी
में अगर घोलिएगा तो उसमें से 1 चम्मच लीजिए, चाहे 1 गिलास लीजिए, चाहे 1 लोटा लीजिए, उसका जो गुण धर्म होगा वो सभी जगह समान होगा। 1 चम्मच में भी उतना ही उसका अनुपात होगा, 1 बाल्टी में भी उसका उतना ही अनुपात होगा, और 1 गिलास में भी उसका उतना ही अनुपात होता है। तो वैसा मिश्रण जिसका सभी गुण धर्म समान होता है उसे हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, ये आपको समांग मिश्रण हो जाएगा। और उसी तरह विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण वैसा मिश्रण जिसका गुणधर्म समान नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहेंगे। जैसे हम चीनी को और चावल को मिला देंगे, तो अगर 1 केजी चीनी और 1 केजी चावल मिला देते हैं, अगर दोनों को अलग अलग एक मुट्ठी निकालते हैं, चाहे एक आपको बाटी निकालते हैं, तो उसमें सभी जगह समान उनका अनुपात नहीं रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग विषमांग मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब इस मिश्रणों को अलग करने की बहुत सारी विधियां अपनाई गई है, लेकिन हमारे एग्जाम में मुख्यतः जो 2 विधि है इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने ये ऊपर जो लिखा है ऊर्ध्वापातन और आंशिक आसवन, तो ये एक विधि है, मिश्रणों को अलग करने की एक विधि है। कौन सा? ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन को हम समझते हैं कि जब कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था से उसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और इसमें मुख्यतः नमक NaCl को हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। उसके बाद कपूर को हम गर्म करेंगे तो ये भी क्या होगा? ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। उसी तरह अमोनिया क्लोराइड, उसी तरह नेप्थलीन